नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। छोटी मोटी घटनाओं को लेके कई बार मैं आपके सामने बोलते रहता हूं। आज भी कई तरह की घटनाएं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक यूजीसी अधिसूचना पर रोक लगा दी है, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा आज बोलना नहीं चाहता हूं। कल ही उस पर मैंने एडिटोरियल लिखा है, आगे फिर आएगा मौका। आज मैं एक बिल्कुल दिलचस्प बात आपको बतलाना चाहता हूँ, बड़ी मज़ेदार बात है। वह जापान में अभी एक महिला है जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दर्ज किया है। यासुको तमाकी नाम है उसका। 90 बरस पार हो चुकी है उम्र। 1956 से वो एक कंपनी में काम कर रही है और उसी कंपनी में काम कर रही है। अब मैं सोचता हूँ 65 साल हो गए हैं उसको, एक ही दफ्तर में, एक ही कंपनी, एक ही दफ्तर में, एक ही मैनेजमेंट का काम करते चले आ रही है। वो 90 साल उम्र है। आज भी 7.5 घंटे रोज वो एकदम तय समय पर पहुंचकर 7.5 घंटे रोज की शिफ्ट हफ्ते में 5 दिन करती है और अपने काम का मज़ा लेती है, आनंद उठाती है अपने काम का। मैं सोचता हूँ 1956 से, यानी मुझको अपनी उम्र छुपाने में कोई बहुत शौक़ नहीं है। मैं पैदा हुआ उसके 2 साल पहले से ये काम कर रही है उस कंपनी में और आज भी काम करते आ रही है। अजीब सा लगेगा लोगों को देखकर। कुछ लोगों को लगेगा कि इसकी कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं थी। कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी जो पूरी जिंदगी एक ही कंपनी में फंसी रह गई। आज जब मैं देखता हूं कि लोग औसतन 5 साल में अखबार, 3 साल में टीवी चैनल, 2 साल में मार्केटिंग कंपनी बदल देते हैं। कंपनियां भी चाहती हैं कि कुछ नए लोग आएं और लोग भी चाहते हैं कि किसी नई कंपनी में जाएं। बहुत सारे देशों में, भारत के भी बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं जहाँ यही रुख चला हुआ है। मैं खुद थोड़ा दकियानूसी किस्म का रहा है इस मामले में। जब तक नौकरी की, 29 बरस एक ही अखबार में नौकरी की, वो भी कम नहीं होता है। बहुत ज़्यादा लोग उतना लंबे समय तक एक जगह पर काम नहीं करते। मुझको लगता है शायद मुझ में कोई असुरक्षा रही होगी, इनसिक्योरिटी रही होगी कि बाहर कोई काम मिलेगा नहीं मिलेगा, बने रह गया एक ही जगह, या जगह बहुत पसंद आ गई होगी। लेकिन मैं अपनी कहानी बनाने के लिए आज यहाँ खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं आज यहाँ पर यासुको तमाकी, इनकी बात बतलाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। 1956 से एक ही कंपनी में, एक ही दफ्तर में काम कर रही है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अभी दर्ज किया है सबसे लंबे समय से एक ही कंपनी में काम करना, और मज़ा लेती है काम करने का। थोड़ा दिलचस्प कहानी है। हिंदुस्तान में एक समय तो ऐसा होता था कि मुनीम जी का बेटा उसी फर्म में मुनीम बन जाता था, उन्हीं सेठ जी के गद्दी में बैठकर लिखना सीखता था, तो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग वहाँ पर काम कर लेते थे, एक जगह पर ख़त्म हो जाते थे। अभी थोड़ा नए लोग जो हैं ज़्यादा काबिल हैं, वो लोग ज़्यादा एडवेंचरस हैं। वो हर 2 साल 3 साल में कंपनियां बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है प्रमोशन और इंक्रीमेंट तभी मिलता है जब वो बदलते चले जाते हैं। कई लोग पुराने ख्याल के भी रहते हैं, बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, नहीं जाते हैं छोड़कर। उनको अच्छा लगता है, उनको वहाँ पर हिफाजत लगती है, उस कंपनी में, उस दफ्तर में, कारोबार में हिफाजत लगती है। कई लोगों को लगता है कि अरे मेहनत करेंगे तो कहीं भी हिफाजत रहेगी, और ये हिफाजत भी कोई हिफाजत है। तो मैं सोच रहा था कि कौन सी वजह है दुनिया के अलग अलग देशों में, कौन सा वर्क कल्चर ऐसा है, काम की क्या संस्कृति है, उसके बारे में सोच रहा था मैं। जापान में आम तौर पर नौकरियां जो हैं वो लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट कहलाती हैं। 20-22 साल की उम्र में आते हैं, 60-65 साल की उम्र तक उसी कंपनी में आमतौर पर लोग बने रहते हैं। ऐसे हैं जापानी लोग। और आप ये तो जानते ही हैं कि एकदम समय पर पहुंचकर पूरा समय काम करना, काम चोरी न करना,
मेहनत से काम करना, लगन से काम करना, ये सब जापानी वर्क कल्चर का हिस्सा है। लोग चाहते हैं कि कामगार जो हैं वो तो जापानी मिले, लेकिन तनख्वाह जो है वो हिंदुस्तानी हिसाब से देने से काम चल जाए तो बेहतर होगा। तो मिलेगा कहाँ से? एक अंग्रेजी की एक कहावत है, यू पे पीनट्स एंड यू गेट मंकीज। अगर मूंगफली जैसा अगर तनख्वाह दोगे तो बंदर जैसे कामगार मिलेंगे, ऐसा कहा जाता है। ये कई देशों पे लागू होता है, अकेले हिंदुस्तान पे लागू नहीं होता, जहाँ मालिक या कंपनी जो है बहुत ही काबिल लोगों को चाहती है और पैसा कुछ देना नहीं चाहती, कामगारों को हिफाजत कुछ देना नहीं चाहती, कंपनी मालिक भी नहीं चाहते देना, लेकिन वफादारी पूरी चाहते हैं। तो ऐसे तो होता नहीं है, ताली तो दोनों हाथों से बजती है। जापान में अगर कर्मचारी 22 साल की उम्र से नौकरी चालू करके 65 तक काम करते हैं, जैसा कि इस एक मामले में है, 90 की पहुंच गई है महिला, वही काम करने हफ्ते में 5 दिन 7.5 घंटे ड्यूटी करती है, तो कुछ तो खूबी दोनों तरफ से रही होगी। मेरा ये मानना रहता है कि जो लोग लंबे समय तक एक जगह काम करते हैं, दोनों ही पक्षों में कुछ खूबियां रहती हैं, या कम से कम बर्दाश्त तो रहता ही है दोनों में। मैंने 29 साल जहाँ पर काम किया, मुझको निकलने के लिए कभी नहीं कहा गया, मैं खुद ही छोड़कर निकला और किसी गिले शिकवे के साथ नहीं निकला, कुछ नया काम चालू करना चाहता था इसलिए निकला था। 29 साल कम भी नहीं होता है। अखबारों में, मेरी पीढ़ी के अखबार नवीसों में भी 29 साल एक जगह काफ़ी होता था। मैं अभी कुछ दूसरे पत्रकारों की जीवनी देख रहा हूँ, इंटरव्यू पढ़ रहा हूँ, तो वो बहुत सारी जगहों पे काम किया उन्होंने, मेरे मुकाबले बहुत अधिक सीखा होगा, अलग अलग जगहों पे काम किया होगा। तो लेकिन मैं जापानी लोगों की बात कर रहा था कि एक ही कंपनी के लिए वफादार बने रहना, क्या ये सचमुच इसको वफादारी कहेंगे? वहाँ कहते हैं कि जापानीज वर्क कल्चर में कहा जाता है कि कंपनी भी कर्मचारी को परिवार का हिस्सा मानती है, रिटायरमेंट के बाद भी सम्मान रहता है, जो कामगारों के लिए जो कानून है उनमें सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, हेल्थ स्टेटस, इन सब का भी कंपनी ख्याल रखती है। तो कभी कभी ये होता है कि जो नौजवान कर्मचारी हैं उनको तरक्की उतनी नहीं मिलती जितनी कि अमेरिका या दूसरे पश्चिमी देशों में मिल जाती है। धीमे चलता है जापान धीमे चलता है। आपको टेबल पे ऐसे बोनसाई के पौधे देखने मिल जाएंगे, 150 साल में कुल 1.5 फीट के हुए हैं। ऐसे ही धीमी रफ्तार से चलती है जापान की ज़िंदगी। इसीलिए जापानी 100 साल से ऊपर जीने वाले वहाँ असंख्य हैं, बहुत हैं 100 साल से ऊपर जीने वाले। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ अलग अलग देशों के बारे में, कुछ मैंने ChatGPT से पूछा तो उसने कहा कि जर्मनी में भी लोग अपनी कंपनी के प्रति तो वफादार रहते हैं, लेकिन अपने हुनर को बढ़ाते चलना चाहते हैं। वहाँ यूनियन मजबूत रहती हैं, जो अनुबंध रहता है कर्मचारी के साथ वो पारदर्शी रहता है, और कंपनी और कर्मचारी दोनों एक दूसरे के लिए खूब करते हैं, मेहनत करते हैं दोनों ही। तो ठीक ठाक वफादारी निभ जाती है, कंपनियों को खूब अच्छी उत्पादकता मिलती है, और कर्मचारी उतने जल्दी ख़त्म नहीं होते जैसे अमेरिका में हो जाते हैं। 2-2 साल में कंपनी बदलो, न उनकी नौकरी का ठिकाना, न कंपनी को कर्मचारी का ठिकाना। जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें रहती हैं, तो हर दिन सुबह आपको ईमेल पे कई इस्तीफे मिलते रहते हैं। कंपनियां पिंक स्लिप कहते हैं, वहाँ पे कुछ होता होगा, गुलाबी कागज़ पे बर्खास्तगी जाती होगी कि आप जाके अपना अकाउंटेंट से हिसाब कर लो, कल से काम पे आने की ज़रूरत नहीं है, दराज खाली कर लो। अमेरिका के वर्क कल्चर पे आपने कुछ देखा होगा तो वहाँ कार्डबोर्ड के बॉक्स रहते हैं ऐसे, तो ऐसे खाली बॉक्स खरीद के ले आते हैं लोग, अपने दराज का सामान पूरा डाल देते हैं उसमें, उसको लेके चले जाते हैं। उधर ऑफिस में हिंदुस्तानी कर्मचारी जैसा घर का पूरा सामान इकट्ठा नहीं कर लिया जाता, जिसको ले जाने के लिए छोटी मोटी गाड़ी कई बार लगती है। मुझको लगा था, जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तो इतना लंबा समय तक रह लिया था
कि मुझको 2-3-4 दिन लगे थे मेरे कागज़ छांट छांट के जो मेरे निजी हैं उनको निकालने में, और ऑफिस का कुछ न चले जाए साथ में उसको सावधानी से देखने में 2-3 दिन लग गए थे। इन दिनों अब उतना नहीं रहता, लोग उतना ज़्यादा नहीं रहते, अपना टिफ़िन उठाए, चार्जर उठाए और एक हाथ कुछ सामान होगा उठाए और चले। अमेरिका का पढ़ रहा था मैं। कंपनी कभी भी निकाल सकती है, कर्मचारी कभी भी छोड़ सकता है। 2-3 साल में नौकरी बदल देना जो है इसको वहाँ पे करियर ग्रोथ माना जाता है। इसमें तेज़ी से लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन तेज़ी से बेरोजगार भी हो जाते हैं। किसी भी दिन काम नहीं रहता है उनके पास में, क्रेडिट कार्ड कंपनियां क्रेडिट देना बंद कर देती हैं, उनको समझ में आता है कि इसकी नौकरी नहीं रह गई है तो। और बुढ़ापे में कोई सुरक्षा नहीं रहती, कोई हिफाजत नहीं रहती, कोई लॉयल्टी एक दूसरे के प्रति नहीं रहती। थोड़ा अमेरिका में अलग है। चैट जीपीटी कहता है अमेरिका में यासू को तमाकी जैसी कहानी असंभव है। चैट जीपीटी का कहना है, मेरा कहना नहीं है। हिंदुस्तान जो है बीच में है, जापान और अमेरिका के बीच में है ये। सरकारी नौकरी जो है इसमें सबसे ज़्यादा आजीवन सुरक्षा रहती है। एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो सुरक्षा ही सुरक्षा है। लेकिन लॉयल्टी के मामले में ये है कि लोग सरकारी नौकरी में जाके अपने खुद के लिए लॉयल बने रहते हैं। ये चैट जीपीटी का नहीं कहना है, मेरा अपना कहना है और कुछ और लोगों का कहना है। वहाँ जाके भी अपनी निजी कमाई, पर्सनल कमाई के बारे में, ऊपर की कमाई के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपनी सहूलियतों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, कैसे रफ्तार से गाड़ी बदल सकते हैं, पर्दा बदल सकते हैं, बंगले में अर्दली कितने ज़्यादा रख सकते हैं, गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा रख सकते हैं, चाय पीने कितनी बार बाहर जा सकते हैं। ऐसा कुछ सरकारी वर्क कल्चर दिखता है। आजीवन सुरक्षा, ये चैट जीपीटी का कहना है। नौकरी में लग गए तो फिर हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी से बताऊं मैं आपको 0.0001% लोग भी नहीं निकाले जाते, जो चले गए चले गए। लेकिन नुकसान ये होता है कि उससे वहाँ पे काम के सुधरने में स्पीड उसकी ख़त्म हो जाती है, काम सुधरने की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आप काम सुधारो या न सुधारो, ज़्यादा करो या कम करो, आपकी नौकरी वही रहेगी, तनख्वाह वही रहेगी। हिंदुस्तान का प्राइवेट सेक्टर, लॉयल्टी की उम्मीद तो रहती है मैनेजमेंट को कि कर्मचारी लॉयल बना रहे, हमारी ज़रूरत के समय छोड़ के मत जाए, उसको कहीं और तरक्की मिल रही है, ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है, छोड़ के न जाए। लेकिन चैट जीपीटी का कहना है कि वो हिफाजत नहीं देती कंपनियां, कर्मचारी की सुरक्षा नहीं करती, उसको मजदूर अधिकार नहीं देती, लेकिन उम्मीद करती हैं। तो हिंदुस्तानी मैनेजमेंट जो है बड़ा ही चतुर, चालाक और धूर्त रहता है प्राइवेट सेक्टर का। वो लॉयल्टी की उम्मीद करता है लेकिन कर्मचारी के भले के लिए कुछ करने से मना कर देता है। आप अपने आसपास के लोगों से पूछिएगा। लेकिन हिंदुस्तान के बारे में एक ऑब्जर्वेशन ये है कि आईटी और स्टार्टअप जो नई नई कंपनियां आई है, नई टेक्नोलॉजी की नई कंपनियां आई है, उसमें कोई किसी के लिए लॉयल नहीं है। न कंपनी कर्मचारी के लिए, न कर्मचारी कंपनी के लिए, कोई किसी के लिए लॉयल नहीं है। दोनों ही अवसरवादी हैं, जो जिसको निचोड़ सके, जो जिसका जितना दोहन कर सके उतना दोहन। ये कुछ नया वर्क कल्चर है भारत में, कुछ खास किस्म की टेक्नोलॉजी की कंपनियों में। ऐसा अलग अलग है। चीन और दक्षिण कोरिया में कंपनियों के प्रति लॉयल्टी तो कम रहती है, लेकिन कंपनियों का कंट्रोल भयानक रहता है लोगों के ऊपर। सुबह 9 से रात 9 तक हफ्ते में 6 दिन ये कंपनी का कर्मचारी पर कंट्रोल रहता है। और कर्मचारी एकदम जैसे दोनों सिरों पे कोई मोमबत्ती जला दी जाए तो जिस रफ्तार से मोमबत्ती खत्म होती है, चीनी कर्मचारी उसी रफ्तार से खत्म हो जाते हैं। नई पीढ़ी अभी नहीं कर रही है वैसे काम। ऐसी कई तरह की चीज़ें हैं, बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। लेकिन आपको ये सोचना है कि आप जिस देश में रहते हैं, जिस तरह के सेक्टर में काम करते हैं, उसमें क्या स्थिति है, मैनेजमेंट और कर्मचारी इनके बीच में क्या रिश्ता है। या निजी मिल्कियत वाला कोई कारोबार है तो मालिक और कर्मचारी के बीच में कैसा रिश्ता है, थोड़ा आपको सोचना चाहिए। जापान की ये कहानी
मैं हिंदुस्तान के कर्मचारियों को वैसी लॉयल्टी सिखाने के लिए, कंपनी के प्रति निष्ठा सिखाने के लिए सामने नहीं रख रहा हूँ। मैं ये कहने के लिए भी सामने रख रहा हूँ कि जापानी कंपनियाँ अपने कर्मचारियों की इतनी फिक्र करती हैं, उनकी निष्ठा या लॉयल्टी का इतना सम्मान करती हैं, उनको इतने अधिकार देती हैं, रिटायरमेंट के बाद भी कंपनी में उनके प्रति सम्मान बने रहता है, इतना रहता है ये सब कुछ कि कर्मचारी एक बार काम पे लगने के बाद छोड़ने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। तो कंपनी की भी खूबी है ये, जरूरी केवल कर्मचारी से एक हाथ से ताली नहीं बजती है ये। गिनीज बुक ने अगर छांटा है पूरी दुनिया में से किसी एक कर्मचारी को जिसने सबसे ज़्यादा काम किया है, कितना, करीब करीब 70 साल काम करते हो गया है इस महिला को वहाँ पे, 70 साल एक ही जगह काम करते हुए। मैं सोचता हूँ कि वहाँ की दीवारें तक इसकी सांस को, इसकी धड़कन को पहचानने लगी होंगी, कंक्रीट भी इसकी धड़कनों को पढ़ने लगा होगा। अब देखिए, ये मेरे शब्द नहीं है, चैट जीपीटी कह रहा है कि जिसको जापान में लॉयल्टी कहते हैं उसको अमेरिका में मोबिलिटी कहते हैं। लोग बढ़ते जाते हैं इस कंपनी से उसमें, उससे उसमें, देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें क्या है, छोड़ो आगे बढ़ो। ये एक अलग किस्म का वर्क कल्चर है और कोई किसी का बुरा नहीं मानता। जो कंपनी किसी कर्मचारी को रखती है उसको मालूम है कि 45 दिन का नोटिस पीरियड है, कभी भी वो नोटिस पीरियड देकर या 45 दिन की तनख्वाह देकर छोड़कर जा सकते हैं, कोई बुरा नहीं मानता। भारत जो है ये बहुत सारे कुनबों के कारोबार का देश है। कुनबों में पीढ़ी दर पीढ़ी कारोबार चलते रहता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, टाटा जैसी बड़ी कंपनी, रिलायंस, अंबानी जैसी बड़ी कंपनियां, ये सब एक कुनबे की कंपनियां हैं। लार्सन एंड टूब्रो जैसी अलग कंपनियां भी है जो प्रोफेशनल कंपनियां हैं जिनका कोई मालिक नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी कई कंपनियां, टाटा, बिरला, एक समय आपको ध्यान है पूंजीवादी शोषण के प्रतीक के रूप में भी नाम लिया जाता था टाटा बिरला का, कुछ गाने वाने भी बने थे। अब ये लोग पीछे हट गए, टाटा बिरला, अब अडानी अंबानी का नाम चलता है। तो ये सब पारिवारिक कंपनियां हैं, तो इनमें परिवार के प्रति निष्ठा कितनी रहती, क्या रहती है, ये आपको इन कंपनियों को अलग अलग देखना पड़ेगा, कहाँ पे कर्मचारी कितने लंबे समय से काम कर रहे हैं। मैं एक दूसरी चीज़ और देखता हूँ, बतलाऊँ आपको। मैं बहुत समय तक कर्मचारी रहा, तनख्वाह पे जीने वाला, बड़ी लंबी ज़िंदगी, 29 साल। उसके बाद मैं कारोबार में आया, तो आज मैं प्रकाशक भी हूँ इस अखबार का, तो तनख्वाह देने वाला भी बना, समय पे न देने वाला भी बना। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कंपनी के प्रति निष्ठा या कर्मचारी के प्रति निष्ठा, केवल कर्मचारी की निष्ठा कंपनी के प्रति क्यों रहे? कंपनी की भी निष्ठा कर्मचारी के प्रति रहना चाहिए। तो मुझको लगता है कि एक कर्मचारी को अपने कंपनी के प्रति वफादार रहना चाहिए। उसको कोरोना जैसा जो दौर था उसमें कर्मचारियों को काम से नहीं निकालना था, उनकी तनख्वाह नहीं काटनी थी, उनको पूरी तनख्वाह देनी थी, भले रुक के देते, काम से नहीं निकालना था। ये एक पैमाना है कंपनी की ईमानदारी का। मैं आपको बतलाता हूँ, हिंदुस्तान के कुछ बड़े बड़े मीडिया हाउस जो हैं, बहुत बड़े बड़े, जो हर बरस हजारों करोड़ का मुनाफा कमाते हैं, उन्होंने भी कोरोना के दौर में अपने कर्मचारियों की तनख्वाह में तीन बार कटौती कर दी, जो तनख्वाह उनको मिलती थी उसमें। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो ऐसी कंपनियों में काम करते हैं, और हर कोई अपने खर्च तो बांध लेते हैं तनख्वाह के हिसाब से। उनकी तनख्वाह कोरोना के लॉकडाउन के पीरियड में 3 बार काट दी गई। ढेर सारे लोगों की छंटनी हो गई, बड़ी संख्या में लोगों को निकाला। कुछ लोगों को अगर सेहत वगैरह की वजह से निकाला हो तो अलग बात है, लेकिन कर्मचारियों को कम करने के लिए, छंटनी के लिए बहुत सारे लोगों ने थोक में छंटनी की।
तो मैं ये भी देखता हूं कि किसी कंपनी और किसी भूतपूर्व कर्मचारी के बीच रिश्ते कैसे रहते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां रहती है जिनमें भूतपूर्व कर्मचारी पांव भी नहीं रख सकते, और भूतपूर्व कर्मचारी कई ऐसे रहते हैं जो अपनी पिछली कंपनी में जाना ही नहीं चाहते। मुझको ऐसा लगता है कि ये लॉयल्टी के मुकाबले ये जो तनाव इतना रहता है भूतपूर्व के साथ, भूतपूर्व कंपनी, भूतपूर्व कर्मचारी, भूतपूर्व मालिक, भूतपूर्व नौकर, इनके बीच जो तनाव रहता है, ये तनाव भी बताता है कि ये कोई बहुत अच्छी वर्क संस्कृति वाली जगह नहीं है, बहुत अच्छी कार्य संस्कृति वाली जगह ये नहीं है, ये बताता है। मुझको तो लगता है कि आपके रिश्ते अपने भूतपूर्व कर्मचारी या भूतपूर्व कंपनी के साथ अच्छे बने रहने चाहिए। आप दूसरी जगह काम करने जा रहे हैं, आप किसी नौकरी से या कंपनी से शादीशुदा तो नहीं थे कि 7 जन्म का वायदा था और तुम 1 जन्म में ही छोड़कर जा रहे हो। तो मुझको लगता है कि मौजूदा रिश्ते कई लोगों के अच्छे रह सकते हैं, कर्मचारी और कंपनी के। इसको आंकने का एक पैमाना और होना चाहिए कि आपकी भूतपूर्व कंपनी और आपके भूतपूर्व कर्मचारी, इनके रिश्ते आपस में आज कैसे हैं, थोड़ा सोच के देखिएगा। चलिए, मैं तो बिखरी हुई बातों को लेकर आपके सामने हूँ। हिंदुस्तान में चूंकि वर्क कल्चर ही ज़्यादा मजबूत नहीं है, कुछ निजी कंपनियों में होगा, बाकी जगह मजबूत नहीं है। लोग काम करना कम चाहते हैं, निजी क्षेत्र में भी सरकारी क्षेत्र जैसी सुरक्षा चाहते हैं, और मैनेजमेंट जो है वो कर्मचारियों का जितने तरह से हो सके शोषण करना चाहते हैं। तो इन दोनों के बीच एक रस्साकसी चलते रहती है कि मैं तुमको तुम्हारा हक नहीं दूंगा, और ये कहते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करूंगा। इसके बीच हिंदुस्तान की कार्य संस्कृति चल रही है। आप सोचिएगा आपके आसपास क्या माहौल है, आपका खुद का क्या माहौल है। आपको लगता है कि मैंने कोई दिलचस्प बात की है तो हमारे इस YouTube वीडियो को अपने दोस्तों को भी बढ़ाइएगा, उनसे पूछिएगा उनका क्या तजुर्बा है। और हाँ, इंडिया आजकल हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। इसको लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है। सरकारी और गैर सरकारी नौकरी का क्या फ़र्क आपको दिखता है, मैनेजमेंट और कर्मचारी के बीच, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई के बीच में क्या फ़र्क दिखता है। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, चूँकि काम पर आने जाने के बारे में बात है, तो आप अगर दुपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। दुपहिए पर पीछे बैठते हैं तो भी हेलमेट लगा कर रखिए। किसी भी सड़क हादसे की हालत में सिर पर चोट लगने का खतरा सबसे बड़ा रहता है। मौत आ गई तो सस्ते छूटे, लेकिन कई बार सिर पर लगी हुई चोट से पूरी जिंदगी के लिए बदन के कई हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। वो मौत से भी बुरी जिंदगी रहती है। ऐसे खतरों से बचाने का काम हेलमेट करता है, जो न बहुत महंगा है न जिसका बहुत वजन रहता है। मैं तो आपको बतलाऊं, मैं जब दुपहिया चलाता हूं, चाहे मोटरसाइकिल चलाऊं चाहे साइकिल चलाऊं, हेलमेट लगाकर मुझको बहुत सुरक्षा महसूस होती है, एक अलग आत्मविश्वास रहता है। उसके बाद आप भी देखिए लगाकर, आपको अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे।